हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एटमॉस्फेयर के तीसरे लेयर के बारे में। तो बचे हुए और भी जो दो लेयर हैं उसको भी आज हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और पूरा एटमॉस्फेयर पहला टॉपिक ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मेसोस्फेयर के बारे में जानेंगे, फिर थर्मोस्फेयर के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग एक्सोस्फेयर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो हम लोग समझते हैं कि मेसोस्फीयर होता क्या है, मेसोस्फीयर कौन सा लेयर है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो दिस इज एन इंटरमीडिएट लेयर बियॉन्ड द लेयर एंड कंटिन्यू अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ 80 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसका क्या मतलब है, यानी कि ये इंटरमीडिएट लेयर है, किसी किसके बीच में पाया जाता है। ये हमारा ट्रोपोस्फियर पहला लेयर हो गया, ट्रोपोस्फियर, और फिर हमारा स्ट्रेटोस्फियर हो गया। इसी के जस्ट बाद हमारा मेसोस्फीयर पाया जाता है और ये स्ट्रेटोस्फीयर के बियॉन्ड 80 किलोमीटर की हाइट तक पाया जाता है और ये इंटरमीडिएट लेयर पाया जाता है, क्योंकि इसके बाद भी दो लेयर हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इंटरमीडिएट लेयर कहते हैं और ये स्ट्रेटोस्फीयर के बाद 80 किलोमीटर तक पाया जाता है। कौन सा लेयर है ये, हमारा मेसोस्फीयर लेयर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट को समझते हैं। तो जो टेम्परेचर है इस लेयर में वो अल्टीट्यूड के साथ साथ घटेगा और 80 किलोमीटर तक ये -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, यानी घट के। ठीक है, 80 किलोमीटर तक। तो ये बोल सकते हैं कि इस लेयर में हमारा अल्टीट्यूड बढ़ने से हमारा टेम्परेचर जो है ये डिक्रीज हो रहा है। अब क्यों डिक्रीज हो रहा है, इसका तो कुछ कारण होना चाहिए। जैसा कि हम लोग देखे इससे पहले वाले वीडियो में, स्ट्रेटोस्फीयर में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ओजोन लेयर का हीट का एब्जॉर्प्शन के कारण। ठीक है, तो इस लेयर में अल्टीट्यूड बढ़ने से टेम्परेचर इसीलिए डिक्रीज होता है क्योंकि इस लेयर में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ना तो कोई ओजोन लेयर पाई जाती है जो हीट को ट्रैप करेगी और ना तो ढेर सारी गैसेस पाई जाती हैं जो डायरेक्टली सन की रेज को एब्जॉर्व करके हीट जनरेट करेंगी और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। इसमें गैसेस की मॉलिक्यूल्स एज ए कंपेरिजन ऑफ ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर कम पाई जाती हैं, क्योंकि जो भारी गैसेस होती हैं, डेंस गैसेस होती हैं, वो नीचे ही एक्यूमुलेट होती हैं सरफेस के आसपास ही, और ऊपर बहुत हल्की गैसेस, बहुत कम क्वांटिटी में गैसेस पाई जाती हैं। तो जब क्वांटिटी में कम पाई जाए वाली गैसेस जब हीट को ऑब्जर्व करेंगी तो वो तो ज़्यादा वैसे ही नहीं है और ज़्यादा हीट को भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हमारा टेम्परेचर कम ही रहेगा इस लेयर में। इसीलिए हम बोलते हैं कि टेम्परेचर ऊपर जैसे जैसे जाते हैं एयर का मॉलिक्यूल्स कम होता रहता है, वो हीट को ऑब्जर्व नहीं कर पाते ज़्यादा, इसलिए टेम्परेचर इस लेयर में हमारा डिक्रीज ही करती है। ठीक है, आशा करता हूँ मैं समझा पाया हूँ क्यों डिक्रीज करती है। और इसी लेयर में हमारा मेटेओराइट्स का बर्न होता है। मेटेओराइट्स आप लोग समझते होंगे कि जो प्लैनेट्स के टूटे हुए पार्टिकल्स हैं, या बोल सकते हैं एस्ट्रॉइड से जो पार्टिकल्स अर्थ की तरफ आते हैं, सरफेस की तरफ, वो जल जाते हैं इस लेयर में इंटर करते ही। इस लेयर में इंटर करते ही स्पेस से वो जल जाते हैं। क्यों जलते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी एयर मॉलिक्यूल्स इस लेयर में पाए जाते हैं उनसे जब इसका पार्टिकल्स मेटेओराइट्स का सरफेस जब इंटरेक्ट करता है, कोलाइड होता है, तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिसके कारण जो मेटेओराइट्स है वो बर्न हो जाता है इसी लेयर में। तो अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि मेटेओराइट का बर्निंग किस लेयर में होता है, तो वो हमारा होता है किस में, वो हमारा होता है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं मेसोस्फीयर के बारे में। ठीक है, तो मेसोस्फीयर में होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं कि मेसोस्फीयर लेयर में क्या क्या होता है। तो जो मेसोस्फीयर लेयर है वो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर के बाद 80 किलोमीटर तक पाया जाता है और इसमें अल्टीट्यूड बढ़ने से हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर का पांचों लेयर में से सबसे ठंडा लेयर कौन सा है, तो वो हमारा मेसोस्फीयर ही है और ठंडा लेयर है। और इसी लेयर में हमारा मेटेओराइट जो है वो बर्न होता है, क्योंकि फ्रिक्शनल इम्पैक्ट के कारण जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे फ्रिक्शनल इम्पैक्ट के कारण इसी लेयर में हमारा मेसोस्फीयर में मेटेओराइट्स बर्न होता है। और इसी लेयर के हम लोग अपर लिमिट को, मेसोस्फीयर के अपर लिमिट को हम लोग मेसोपॉज कहते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा मेसोस्फीयर के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग अगले लेयर के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो हमारा है थर्मोस्फीयर। तो मेसोस्फीयर के जस्ट बाद हमारा थर्मोस्फीयर आता है और इस लेयर में हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज करता है वेरी रैपिडली इंक्रीजिंग हाइट, यानी कि हाइट के साथ साथ इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अब क्या कारण है टेम्परेचर इंक्रीज होने का, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग कहेंगे कि ये तो हम लोग मेसोस्फीयर से ऊपर आए हैं तो इसमें तो और गैस के पार्टिकल्स कम होंगे, तो इसमें टेम्परेचर इंक्रीज
इंक्रीज कैसे हो रहा है जब गैस के पार्टिकल्स कम है? तो इसमें टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज हो रहा है, भले से इसमें गैसेस के पार्टिकल्स कम है एज ए कंपेरिजन ऑफ कर सकते हैं मेसोस्फीयर के, सॉरी, लेकिन ये तो हम लोग धीरे धीरे अर्थ सन की तरफ जा रहे हैं, तो सन की रेस से डायरेक्टली ये लेयर हीट होता है। क्योंकि ये हम लोग सन के करीब जाते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोग सन के करीब जाएंगे सन की डायरेक्टली रेज पड़ेगी उस लेयर पर, इसीलिए यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के बढ़ने के साथ साथ। और इसी लेयर को हम लोग आयनोस्फीयर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली आ जाता है कि कौन से लेयर को हम लोग आयनोस्फीयर कहते हैं। तो इसी लेयर का पार्ट हम लोग बोल सकते हैं आयनोस्फीयर है, यानी कि हम इसी लेयर को हम लोग आयनोस्फीयर कह सकते हैं। और इसका कहाँ से कहाँ तक ये लेयर पाई जाती है, या बोल सकते हैं आयनोस्फीयर पाया जाता है। आयनोस्फीयर लेयर 80 से लेके 400 किलोमीटर तक, ठीक है। अब इस लेयर को आयनोस्फीयर क्यों हम लोग कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो आयनोस्फीयर इसीलिए कहते हैं, इसके जो गैसेस, जो भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, भले से कम ही पाए जाते हैं, वो जब सन की रेस से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं, तो वो आयनाइज हो जाते हैं, जिसके कारण ढेर सारी आयन्स इसमें पाई जाती हैं। प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन भी आयनाइज होगी तो अपने पे पॉजिटिव चार्ज लगाएगी गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना। तो इसीलिए डायरेक्ट सन की रेज गैसेस मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करने के कारण वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं अपने आइटम से, इसीलिए वो आयनाइज हो जाते हैं। इसीलिए आयन्स पाए जाने के कारण इस लेयर को हम लोग आयनोस्फीयर कहते हैं। और इसी आयन पाए जाने के कारण इस लेयर में हमारा रेडियो वेव का ट्रांसमिशन होता है। तो अगर कोई पूछेगा कि रेडियो वेव कहाँ ट्रांसमिट, किस लेयर में उसका ट्रांसमिशन होता है, तो वो हमारा है आयनोस्फीयर, या बोल सकते हैं थर्मोस्फीयर, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है, इनफैक्ट या इटफैक्ट बोल सकते हैं, रेडियो वेव जो है वो ट्रांसमिट करता है अर्थ से एंड रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है अर्थ पे बाय दिस लेयर। यानी कि ट्रांसमिट, अगर उसको कहीं मीडियम नहीं मिलेगा ट्रांसमिट करने का, तो कैसे अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट होगा, वो हमें रेडियो वेव से सिग्नल मिलेगी। तो ट्रांसमिशन का कारण ही है हमारा ये थर्मोस्फीयर लेयर ना। तो रेडियो वेव का ट्रांसमिशन किसके कारण, किस लेयर में होता है बोल सकते हैं, तो वो हमारा इसी लेयर की हेल्प से होता है। कौन सा लेयर है हमारा, थर्मोस्फीयर, ठीक है। और एक और प्रश्न आता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण भी अगर कोई भी पर्सन इस लेयर में प्रेजेंट हो तो उसको गर्मी उतनी नहीं लगती, क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत लो प्रेशर है। लो प्रेशर कैसे जनरेट होता है ये हम लोग समझते हैं, और क्यों गर्मी कम लगती है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो क्यों कोई भी पर्सन टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण भी इस लेयर में किसी भी पर्सन को उतनी गर्मी महसूस नहीं होती, तो इसका कारण यही है टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण भी, क्योंकि एयर जो है यहाँ बहुत थिन है। एयर जो है बहुत थिन है, यानी कि एयर के पार्टिकल्स उतने नहीं है, एयर के पार्टिकल उतने नहीं है। तो जैसे ये हमारा एक एयर का पार्टिकल, ये हमारा एयर का पार्टिकल है, सन की रेज जब इस पे पड़ती है तो ये आपस में टकराने के लिए पास पास तो होने चाहिए, लेकिन उतने एयर के पार्टिकल्स इस लेयर में नहीं पाए जाते, एयर मॉलिक्यूल्स इस लेयर में नहीं पाए जाते। तो ये जब टकरा के एक दूसरे से हीट ट्रांसमिट नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो सराउंडिंग जो लेयर है वो कैसे हीट होगा। तो ये दूर दूर होने के कारण सराउंडिंग लेयर इसमें हीट नहीं होते, इसी कारण उतनी गर्मी महसूस नहीं होती टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण भी, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण भी, और कह सकते हैं जब एयर के पार्टिकल्स उतने डेंस नहीं है इस लेयर में उतने डेंस नहीं है, तो आपस में जब इंट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब आपस में टकराएंगे नहीं, तो प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा। इसीलिए बोलते हैं कि लो प्रेशर भी इस लेयर में पाया जाता है, और वही कारण बन सकता है हमारा गर्मी ना होने के कारण टेम्परेचर ज़्यादा होने पर भी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखे रहेंगे कि इसी लेयर में ऐसा होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक होता है जहाँ भी स्पेस का वर्क होता है, साइंटिस्ट रह के स्पेस में वर्क करते हैं, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारे एक ऑर्बिट में घूमता है, और सैटेलाइट्स जो भेजे जाते हैं वो भी हमारे ऑर्बिट में ही घूमते हैं। तो उनके ऑर्बिट किस लेयर में पाए जाते हैं, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो वो हमारा थर्मोस्फीयर में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक अरोरा टाइप का कुछ होता है, अभी मैं आपको समझाता हूँ वो अरोरा होता क्या है। अरोरा भी ऑब्जर्व होता है इसी लेयर में, लोअर पार्ट में, थर्मोस्फीयर के लोअर पार्ट में हमारा अरोरा ऑब्जर्व होता है। अब ये अरोरा होता क्या है इसको हम लोग चलिए समझ लेते हैं। तो व्हाट इज अरोरा, इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि सन की रेज में कुछ चार्ज पार्टिकल होने के कारण उसी को हम लोग सोलर विंड कहते हैं। जब ये अर्थ की तरफ आती है तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ का कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में
के कारण ये जो चार्ज पार्टिकल हैं, सोलर विंड है जो बोल सकते हैं, वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और अट्रैक्ट होने के कारण ये एटमॉस्फेयर के लेयर में इंटर करती हैं, थर्मोस्फेयर में इंटर करती हैं। और इसी थर्मोस्फेयर में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं और ये सन के जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो गैसेस के पार्टिकल से इंटरेक्ट करके टकराते हैं, फ्रिक्शन होता है जिससे लाइट एक जनरेट होती है और वही लाइट जनरेशन कलरफुल लाइट जनरेट होती है, उसी को हम लोग अरोरा कहते हैं। तो ये अरोरा का जो प्रोसेस है ये ऑब्जर्व होता है किस लेयर में, ये ऑब्जर्व होता है हमारा थर्मोस्फेयर में। तो आशा करता हूँ कि आपको थर्मोस्फेयर के बारे में भी कंप्लीट समझ में आया होगा। अब हम लोग आखिरी लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर को समझ लेते हैं, वो हमारा एक्सोस्फीयर है। तो एक्सोस्फीयर के बारे में हमें ये समझना है कि ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का और ये एक्सटेंड है आयनोस्फीयर के बाद 40 किलोमीटर के बाद ये फैला हुआ है और इसी को हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक्सोस्फीयर में इंटर हो गए हैं, तो हम लोग स्पेस में इंटर हो गए, यानी कि एक्सोस्फीयर हमारे स्पेस का शुरुआत है बोल सकते हैं। और जो एयर है इस लेयर में बहुत एक्सट्रीमली रेरीफाइड पाई जाती है, यानी कि बहुत कम ही एयर पाई जाती है, जिसके कारण हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है और जिसके कारण नहीं बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है इस लेयर में हाइट बढ़ने के कारण, और एयर बहुत कम पाए जाते हैं। क्योंकि टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि हम लोग अब धीरे धीरे जितने भी लेयर्स हैं सब सन के डायरेक्ट बहुत पास ही जाते चले जा रहे हैं। वैसे बहुत पास तो नहीं जाते, लेकिन बोल सकते हैं कि सन से डायरेक्टली इंटरेक्ट करने के लिए बहुत करीब होते जा रहे हैं, जिसके कारण सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और इसमें इस लेयर में बहुत लाइट गैसेस पाई जाती है, जैसे हमारा हीलियम हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ये फ्लोट करती है स्पेस में फ्रॉम हियर। स्पेस ही हमारा एक्सोस्फीयर है, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज होता है ग्रेजुअली, ये तो हम लोग समझ ही चुके हैं, ठीक है। अब इसी लेयर को हम लोग यही लेयर हमारा कोइंसाइड करता है स्पेस से, या इसी लेयर को हम लोग स्पेस कह सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैं आपको बचे हुए तीनों लेयर के बारे में बहुत अच्छे से बता पाया होगा और आपको समझ में भी आया होगा अच्छे से। तो आज ही हम लोग पहला टॉपिक किसका, क्लाइमेटोलॉजी का कंप्लीट कर दिए हैं। कौन सा वो टॉपिक है, वो हमारा एटमॉस्फेयर है। उसके कंपोजिशन के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, क्यों हमें एटमॉस्फेयर को पढ़ना है और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ हम लोग इस वीडियो में, इस क्लाइमेटोलॉजी जब से शुरू किए हैं हम लोग सब कुछ एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक टॉपिक हम लोग एटमॉस्फेयर को कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा एटमॉस्फेयर के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।